हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी टाइम में। अपने रीड से संबंधित जो नया सिलेबस है उससे संबंधित चीज़ें कर रहे थे। आज अपने करेंगे प्रकाश। प्रकाश में प्रकाश और ध्वनि एक टॉपिक था जिसमें एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, प्रकाश का अपवर्तन। तो आज अपने प्रकाश का अपवर्तन करेंगे। आपने पिछले वीडियो जो हैं वो अच्छी तरह से देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो पहले वो अच्छी तरह से देखिए आप। आज अपने प्रकाश का अपवर्तन करेंगे। बड़ा अच्छा और सिंपल सा टॉपिक है। अच्छी तरह से वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज अपना टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। पहले अपने देखते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश का परावर्तन अपने पीछे कर चुके हैं, उसके वीडियो पहले से अपलोड हैं, आप वो भी देख सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन अब अपने जो है नए टॉपिक जो ऐड हुए हैं वो अपने कर रहे हैं। प्रकाश क्या चीज़ होती है, लाइट किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश जो है वो ऊर्जा है, ऊर्जा का ही रूप है। प्रकाश स्वयं जो है अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं क्या होता है, अदृश्य। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, अगर अपने वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष अपने को काला दिखाई देता है, जबकि उस अंतरिक्ष में से होकर सूर्य का प्रकाश आता है। अगर वो दिखाई देता तो अंतरिक्ष अपने को काला दिखाई नहीं देता। तो स्वयं जो है प्रकाश अदृश्य है, लेकिन वस्तुओं को हमारे लिए क्या बना देता है, दृश्य बना देता है। वस्तुओं को अपने लिए क्या करता है, ये दृश्य बना देता है। तो प्रकाश ऊर्जा का ही रूप है, प्रकाश स्वयं अदृश्य है, लेकिन वस्तुओं को हमारे लिए क्या बना देता है, दृश्य बना देता है। दूसरा अपने पास आता है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत वे वस्तुएं होती है जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है, स्वयं उत्सर्जन करती है। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का क्या करती हैं, उत्सर्जन करती है, उन वस्तुओं को क्या कहा जाता है, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य है, तारे, सूर्य भी एक तारा है, तारे जो है, सूर्य, तारे, मोमबत्ती है, बल्ब है, ये क्या है, प्रकाश के स्रोत है। ये सारे के सारे प्रकाश के क्या है, स्रोत है, जिनसे क्या होता है, स्वयं ये स्वयं क्या करते हैं, प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन चंद्रमा जो है, चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है। चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश का परावर्तन करता है, स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है। तो ये था अपने पास प्रकाश क्या चीज़ है और प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं। अब आता है अपने पास प्रकाश का अपवर्तन क्या है। बिल्कुल सिंपल सा है और अच्छी तरह से समझना है अपने को। जब प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में गमन करती है, एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में गमन करती है, तो दोनों माध्यमों के पृथक्कारी तल पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में गमन करती है तो दोनों माध्यमों के पृथक्कारी तल पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये जो घटना होती है, इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन। अब बात आती है कि समांगी माध्यम क्या होता है। समांगी माध्यम का यहाँ अपने पास मतलब ये होता है कि ऐसा माध्यम जिसका घनत्व सब जगह एक जैसा हो। जो भी अपने माध्यम कंसिडर कर रहे हैं उसका घनत्व सब जगह क्या हो, एक जैसा हो, उस माध्यम को अपने क्या कहेंगे, समांगी माध्यम कहेंगे। जब प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में गमन करती है तो दोनों माध्यमों के पृथक्कारी तल पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है, विरल माध्यम से किस में जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है, तो ये अभिलंब अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से
विरल में गमन करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में गमन करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का रीजन क्या है, क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये प्रकाश किरण जो है वो अपने मार्ग से विचलित होती है। क्योंकि अपने अलग अलग माध्यम ले रहे हैं, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न जो माध्यम होते हैं, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग जो है वो भिन्न भिन्न होता है, और भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होने के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। मतलब प्रकाश के अपवर्तन का कारण है प्रकाश का वेग। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है, और प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होने के कारण ही अपने पास क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन का कारण है प्रकाश का वेग, यानी विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का भिन्न भिन्न वेग। अपने पास क्या है, एक पृथककारी तल लेते हैं। अपने पास एक पृथककारी तल है जो दो माध्यमों को क्या करता है, पृथक करता है। अपने पास एक पृथककारी तल है, ये XY एक पृथककारी तल है जो दो माध्यमों को क्या करता है, अलग अलग करता है। दो माध्यमों को अलग अलग करता है। अपने मान लेते हैं इसके ऊपर जो है वो विरल माध्यम है, और ये इससे नीचे जो है वो क्या है, सघन माध्यम है। इसके ऊपर विरल माध्यम है और इसके नीचे क्या है, सघन माध्यम है। अपने पास ये एक अभिलंब है, ये अपने पास इस पृष्ठ पर एक अभिलंब है NON', ये अभिलंब है। ये अपने पास क्या है, अभिलंब है। एक प्रकाश किरण इसके O बिंदु पर आपतित होती है। एक प्रकाश किरण जो है इसके O बिंदु पर आपतित होती है, जिसको अपने नाम दे देते हैं AO। ये आपतित प्रकाश किरण है, आपतित किरण या आपतित प्रकाश किरण है। इसका इन दोनों माध्यमों के पृथककारी तल पर क्या होता है, अपवर्तन होता है, और ये अपवर्तन के पश्चात इस दूसरे माध्यम में गमन करती है। जब ये दूसरे माध्यम में गमन करती है तब क्या होगा, ये विरल से सघन में जाती है। जब ये विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और ये अपने पास अपवर्तित प्रकाश किरण हो जाएगी, अपवर्तित प्रकाश किरण है। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ जब अपने पास ये प्रकाश किरण आपतित होती है तो यहाँ तीन घटनाएं होती है वास्तव में, लेकिन अपने उसकी स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं जो ज़्यादा होता है। आपको अपवर्तन पे ही ध्यान देना है। लेकिन होता क्या है, यहाँ प्रकाश किरण का कुछ भाग जो है वो परावर्तित हो सकता है, इसमें जब जाती है तो कुछ इसका अवशोषण हो सकता है, ठीक है। लेकिन अपने उस पर गौर नहीं करना है। अपने तो ये कहेंगे कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, और इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ये आपतित किरण जो है, आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसको I से लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, तो I से लिखा जाता है। इसको आपतन कोण कहते हैं। ये अपने पास क्या है, आपतन कोण है। इसी तरह से ये जो अपवर्तित किरण है ये अभिलंब के साथ एक कोण बना रही है, जिसको अपने R से लिखेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको। ये अपने पास क्या है, अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण I, और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसे अपवर्तन कोण R कहते हैं। ये अपने पास था अपवर्तन। अब आता है अपवर्तन के नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम क्या है, देखिए अपवर्तन का पहला नियम जो है वो अपने पास है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब
ये तीनों जो होते हैं वो एक ही तल में स्थित होते हैं। ये अपवर्तन का पहला नियम है। अपवर्तन का दूसरा नियम और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, कोण की ज्या, ज्या होता है साइन। आपतन कोण की ज्या, ज्या होती है क्या, साइन। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दिए गए दो माध्यमों के लिए सदैव नियत रहता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वो दिए गए दो माध्यमों के लिए सदैव नियत रहता है। इसे दूसरे माध्यम का प्रथम के सापेक्ष, प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से या एन से लिखते हैं। इसे या तो म्यू से लिखेंगे अपने या एन से, अपने मोस्टली म्यू से लिखेंगे। अब देखिए मैं इसको इस तरह से लिखूंगा 1 म्यू 2। 1 मतलब है पहला माध्यम। पहला माध्यम वो माध्यम जिसमें प्रकाश किरण आपतित हो रही है। दूसरा माध्यम अपने वो माध्यम जिसमें प्रकाश किरण अपवर्तित हो रही है। बराबर अपने पास आ जाएगा म्यू 2 बट्टा म्यू 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आपतन कोण की ज्या होगी साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या होगी साइन आर। ये अपने पास आ गया समीकरण नंबर 1। इसे स्नेल का नियम कहते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, निम्नलिखित में से स्नेल का नियम है। सिद्ध आपके पास इस तरह से लिखा हुआ हो सकता है और आपको चूज करना होगा कि इसमें से स्नेल का नियम का सही आंसर कौन सा है। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। इसे एक्चुअल में दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मैंने यहाँ एक चीज लिखी है म्यू 2 बट्टा म्यू 1। म्यू 1 और म्यू 2 अपने पास क्या चीज है, म्यू 1 और म्यू 2 क्या चीज है। म्यू 1 प्रथम माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसी तरह से म्यू 2 जो है वो दूसरे माध्यम का क्या है, ये दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। म्यू 1 प्रथम माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, म्यू 2 दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करते हैं, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपने को मोस्टली जो वैल्यू दी हुई होती है अपवर्तनांक की वो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, अभी बात करेंगे अपने। अब बात आती है कि अपवर्तनांक का मान किस पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक की निर्भरता किस पे है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। अपवर्तनांक का मान जो है वो महत्वपूर्ण बातें हैं दो चीजें। एक तो माध्यम की प्रकृति, माध्यम की प्रकृति मतलब अलग अलग माध्यमों के लिए अपवर्तनांक का मान अलग अलग होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है प्रकाश का रंग, प्रकाश का रंग। रंग जो है वो तरंग दैर्ध्य पे, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, तो ये तरंग दैर्ध्य पे निर्भर करती है। दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि अपवर्तनांक जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, अलग अलग माध्यमों के लिए अपवर्तनांक का मान अलग अलग होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो प्रकाश का रंग है। प्रकाश का रंग जो है वो तरंग दैर्ध्य पे निर्भर करता है, अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग अपने पास क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। अपने जानते हैं प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब अपने इधर जाते हैं तो लैम्डा बढ़ता है, लैम्डा बढ़ता है। जब लैम्डा बढ़ता है तो अपवर्तनांक का मान कम होता जाता है। तो सबसे कम अपवर्तनांक होता है लाल रंग का। अपवर्तनांक की बात कर रहा हूँ, सबसे कम। और सबसे ज़्यादा जो है
वो किसका होता है, वॉयलेट का होता है। यानी लैम्डा जैसे जैसे अपने इधर जाएंगे लैम्डा बढ़ता है। सबसे कम अपवर्तनांक अपने पास किसका होता है, रेड कलर का, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, वॉयलेट का। क्या, अपवर्तनांक। एक ही माध्यम हो, एक ही माध्यम में अलग अलग अगर ये रंगों के प्रकाश डालेंगे तो उनके लिए अपवर्तनांक की वैल्यूज अलग अलग होगी। अपवर्तनांक जो है वो एक शुद्ध अनुपात है। अपवर्तनांक क्या है, एक शुद्ध अनुपात है। अपवर्तनांक क्या चीज़ है, शुद्ध अनुपात है। शुद्ध अनुपात होने के कारण अपने पास अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। यह मात्रक रहित राशि है। यानी अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं है, मात्रक रहित राशि है। ये अपने पास आ गया। अपवर्तनांक को एक और तरह से डिफाइन किया जाता है। कैसे, अपवर्तनांक क्या होता है, प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग और दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग का जो अनुपात होता है उससे दूसरे माध्यम का प्रथम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक बराबर अपने पास होता है प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग, प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग बट्टा अपने पास आ जाएगा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। ये जो अनुपात होता है इसको भी क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो इससे अपने निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं इसी विधि से। निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर अपने पास आ जाएगा निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग बट्टा अपने पास आ जाएगा माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश के वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग का जो अनुपात है उसे अपने क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। तो अपने पास μ1 जो लिखा था अपने, μ1 इज इक्वल टू आ जाएगा c, निर्वात में प्रकाश का वेग c और प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग आ गया v1। इसी तरह से μ2 जो है, μ2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा c अपॉन अपने पास क्या आ जाएगा v2, यानी निर्वात में प्रकाश का वेग बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। अपने को लिखना है 1μ2 इज इक्वल टू अपने पास होता है μ2 बटा μ1। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। 1μ2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा μ2 की वैल्यू अपने पास है c अपॉन v2 इंटू अपने पास आ जाएगा v1 अपॉन c से c कैंसिल हो गया। 1μ2 जो है वो अपने पास क्या आ जाएगा, v1 बट्टा v2। प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग बट्टा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग, इससे दूसरे माध्यम का प्रथम के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये सापेक्ष अपवर्तनांक है, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक अपने क्या लेते हैं, निर्वात के सापेक्ष जब भी अपवर्तनांक लिया जाता है तो उस अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब कुछ माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक की अपने बात करते हैं। सबसे कम जो अपवर्तनांक होता है, सबसे कम अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात हो रही है, सबसे कम जो अपवर्तनांक होता है वो निर्वात का होता है। निर्वात का जो अपवर्तनांक है, निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है। यानी अपवर्तनांक की न्यूनतम वैल्यू जो है, निरपेक्ष की बात हो रही है, ये 1 है। हवा, वैसे तो हवा या निर्वात एक जैसा ही लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में हवा का जो होता है वो 1.0003 होता है। ऑलमोस्ट अपने ऐसे लिखते हैं हवा या निर्वात, क्योंकि दोनों का लगभग एक जैसा होता है। पानी का जो अपवर्तनांक है वो 1.33 है। कांच का जो अपवर्तनांक है, हालांकि अलग अलग टाइप के कांच होते हैं, उनके लिए अलग अलग होता है, लेकिन सिर्फ कांच है तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। हीरे का अपवर्तनांक अपने पास होता है 2.42। सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरे का, निरपेक्ष की बात है ये। सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरे का और सबसे कम अपवर्तनांक होता है निर्वात का। मतलब निर्वात, निरपेक्ष अपवर्तनांक की जो वैल्यू होती है वो 1 से लेकर 2.42 के बीच में होती है, निरपेक्ष अपवर्तनांक की वैल्यू। तो ये था अपने पास अपवर्तनांक क्या है, यानी दूसरा नियम या स्नेल का नियम, या अपवर्तन के 2 नियम थे। पहला अपने पास था आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा अपने पास है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वो दिए गए 2 माध्यमों के लिए सदैव नियत रहता है, जिससे दूसरे माध्यम का प्रथम के सापेक्ष क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं।
इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अब आता है अपने पास कांच की पट्टिका से अपवर्तन। कांच की पट्टिका से अपवर्तन। कांच की पट्टिका से अपवर्तन कैसे होता है? कांच की पट्टिका से अपवर्तन। कांच की पट्टिका से अपवर्तन कैसे होता है? अपने क्या करते हैं, एक आयताकार कांच की पट्टिका लेते हैं। अपने पास एक आयताकार कांच की पट्टिका है ये। ए बी सी डी, ये एक अपने पास कांच की आयताकार पट्टिका है। इस पर एक प्रकाश किरण KL आपतित होती है। इस पर एक प्रकाश किरण KL आपतित होती है। ये इस पे अभिलंब है अपने पास, N डैश अभिलंब है। ये अपने पास वायु, ये ग्लास, ये फिर अपने पास क्या आ जाएगी, वायु। इस प्रकाश किरण का L बिंदु पर अपवर्तन होता है और अपवर्तन के पश्चात क्योंकि ये सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो LM जो है ये आपतित किरण होगी, आपतित किरण। ये अपने पास अपवर्तित किरण हो गई, अपवर्तित किरण। अब यहाँ M बिंदु पर फिर अभिलंब खींच दें अपने, ये अभिलंब है। अब ये प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये निर्गत किरण है, निर्गत किरण। आपतित किरण, ये वाली किरण जो है ये आपतन कोण I1 बनाती है। इसको अपवर्तन कोण R1 नाम दे देते हैं। इस पृष्ठ के लिए इसको आपतन कोण I2 और इसको अपने R2 नाम दे दें। पहले अपने क्या करते हैं, L बिंदु पर स्नेल का नियम लगा देते हैं। L बिंदु पर स्नेल के नियम से, L बिंदु पर स्नेल के नियम से L बिंदु पर लगाएंगे तो प्रकाश किरण हवा से किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है। तो अपने पास आ जाएगा A म्यू जी इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा साइन I1 अपॉन साइन R1, समीकरण नंबर आ जाएगी 1। अब अपने M बिंदु पर स्नेल का नियम लगा देते हैं। M बिंदु पर स्नेल के नियम से, M बिंदु पर स्नेल का नियम लगाएंगे तो ग्लास से किस में जा रही है, एयर में। तो अपने पास आ जाएगा G म्यू A इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2, साइन I2 अपॉन अपने पास आ जाएगा साइन R2, समीकरण नंबर 2। अब अपने काम करते हैं, ये जो निर्गत प्रकाश किरण है इसके लंबवत एक समतल दर्पण रख देते हैं। ये अपने पास समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण रख दिया। इस निर्गत प्रकाश किरण को MT नाम दे देते हैं। जब अपने समतल दर्पण रखेंगे तो इससे परावर्तन होगा और ये प्रकाश किरण वापस अपने मार्ग पर गमन कर जाएगी। इसे प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है। तब M बिंदु पर फिर स्नेल का नियम लगा दें। इस प्रकाश किरण, अभी ये आपतित प्रकाश किरण होगी तो अपने पास प्रकाश किरण वायु से किस में जा रही है, ग्लास में, हवा से कांच में जा रही है। A म्यू जी इज इक्वल टू, अब आपतन कोण R2 हो गया, साइन R2 बटे साइन I2, अपने पास ये आ जाएगा। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहता है कि ये प्रकाश किरण के मार्ग में अगर अपने समतल दर्पण इसके लंबवत रख दें तो वो अपने मार्ग को क्या करती है, रिट्रेस करती है। ये अपने पास आ गया समीकरण नंबर 3। अब अपने समीकरण 2 और 3 को गुणा कर देते हैं। समीकरण 2 और 3 को क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। जब समीकरण 2 और 3 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास आ गया A म्यू जी इंटू G म्यू A इज इक्वल टू, ये अपने पास आ जाएगा साइन I2 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन I2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये बराबर 1 आ गया। इससे अपने को क्या मिला देखो, A म्यू जी इंटू G म्यू A इज इक्वल टू 1। तो अपने पास आ जाएगा G म्यू A, G म्यू A इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन A म्यू G। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अपने को
ग्लास का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक पता होता है ग्लास का, लेकिन वायु का ग्लास के सापेक्ष नहीं पता होता, तो अपने ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला इसलिए काम में लिया जाता है। तो ये था अपने पास कांच की पट्टिका से अपवर्तन। एक और चीज देखिए कांच की पट्टिका से अपवर्तन में, समीकरण 1 और 3 में देखिए, समीकरण 1 और 3 पर विचार कीजिए। समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 में 1 और 3 की ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। समीकरण 1 और 3 की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो अपने पास आ जाएगा साइन I1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा साइन R2 अपॉन अपने पास आ जाएगा साइन I2। देखिए ये R1 और I2 ये दोनों कोण बराबर है, ये एकांतर कोण है। R1 इज इक्वल टू अपने पास है I2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास बचेगा क्या, साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2, तब अपने पास आ जाएगा I1 इज इक्वल टू R2। ये आपतन कोण, इसको निर्गत कोण कह सकते हैं अपने। आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर है, इसका मतलब ये होता है कि कांच की पट्टिका पर आपतित किरण तथा निर्गत किरण परस्पर समांतर होती है, परस्पर समांतर होती है। आपतित किरण तथा निर्गत किरण जो है वो परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। ये था कांच की पट्टिका से अपवर्तन। अब आता है अपने पास अपवर्तन की दैनिक जीवन में घटनाएं। अपवर्तन की घटनाएं, अपवर्तन की दैनिक जीवन में घटनाएं। दैनिक जीवन में अपने ये देखते हैं कि अपवर्तन के कारण कुछ घटनाएं अपने घटित होती है, जिनको अपने डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। पहला तो अपने पास है तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, निम्नलिखित में से अपवर्तन पर आधारित घटनाएं हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। तारे जब वायुमंडल में से गमन करते हैं, तारों से आने वाला प्रकाश जब वायुमंडल में से गमन करता है, तो वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं, वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व, विभिन्न परतों का जो घनत्व है वो भिन्न भिन्न है, घनत्व भिन्न भिन्न है। और घनत्व भिन्न भिन्न होने से इनका अपवर्तनांक अलग अलग होगा। तो ये क्या होता है, अलग अलग अपवर्तनांक के माध्यम में से गमन करती है, तो इनका बार बार क्या होता है, अपवर्तन होता है। साथ ही क्या होता है, इनका अपवर्तनांक बदलता भी रहता है। वायुमंडल की जो परतें हैं, इनका अपवर्तनांक क्या होता रहता है, बदलता भी रहता है। तो बार बार जब तारों से आने वाला जो प्रकाश है उसका बार बार क्या होगा, ऐसे अपवर्तन होगा। जब बार बार अपवर्तन होता है, उसी वजह से तारे जो हैं वो अपने को टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा अपने पास है पानी से भरी हुई बाल्टी का या पानी से भरी हुई होज का, पानी से भरी हुई बाल्टी का पेंदा जो है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। पानी से भरी हुई बाल्टी का पेंदा जो है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। कैसे उठा हुआ दिखाई देता है, इसका पूरा अपने अभी वर्णन करेंगे। तीसरा अपने पास आता है कि पानी से भरे हुए गिलास में अगर पेंसिल रख दे, क्या कर दें, पेंसिल रख दें, तो ये पेंसिल जो है मुड़ी हुई दिखाई देती है। पानी से भरी हुई अगर बाल्टी है, गिलास है, उस गिलास में अगर अपने पेंसिल रखें तो वो पेंसिल जो है वो अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है। चौथा अपने पास मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के पश्चात, सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात सूर्य का दिखाई देना। यानी सूर्य उदय होने से पहले ही दिखाई देने लग जाता है और सूर्यास्त होने के पश्चात भी दिखाई देता है। वो भी किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। तो अपवर्तन के कारण सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात
सूर्य कैसे दिखाई देता है उसकी बात करते हैं। ये अपने पास क्षैतिज रेखा है, ये पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा है। अब देखिए, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल की परतें हैं, पृथ्वी के चारों तरफ इस तरह से वायुमंडल की परतें हैं, और पृथ्वी तल के निकट वायु का घनत्व अधिक है। जैसे जैसे अपने ऊपर जाते हैं वायु का घनत्व घटता जाता है, मतलब पृथ्वी तल के निकट जो वायु की परत है उसका अपवर्तनांक ज़्यादा है। जैसे जैसे अपने पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे उस वायु का घनत्व क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सूर्योदय से पूर्व सूर्य जो है वो कहाँ होगा, इस क्षैतिज रेखा से नीचे होगा, यहाँ होगा। और जब सूर्यास्त हो जाएगा तो ये सूर्य जो है वो क्षैतिज रेखा के नीचे चला जाएगा। सूर्य उदय होने से पूर्व, सूर्योदय से पूर्व की स्थिति है, सूर्योदय से पूर्व, ये पूर्व, ये सूर्यास्त के पश्चात, सूर्यास्त के पश्चात। अब सूर्य उदय होने से पूर्व, पूर्व तो कहाँ है, क्षैतिज रेखा के नीचे, पश्चात में भी क्या क्षैतिज, फिर अपने को दिखाई कैसे देता है। सूर्य से जो प्रकाश किरण आती है वो इन वायुमंडल की परतों में से होकर आती है। अब ये प्रकाश की किरण जो है वो विरल माध्यम से किस में जा रही है, सघन माध्यम में, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और अभिलंब की ओर झुककर अपने, मान लो अपने यहाँ खड़े हैं, अपने पास आ रही है, तो अपने को ऐसे लगेगा जैसे ये प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है। तो सूर्य का आभासी प्रतिबिंब जो है वो इस क्षैतिज रेखा के ऊपर बन जाएगा, और सूर्य उदय होने से पहले ही दिखाई देने लग जाएगा। इसी तरह से क्या होगा, सूर्यास्त के पश्चात प्रकाश किरण आई, ये विरल से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये अपने पास ऐसे आएगी। इसको अगर अपने पीछे बढ़ाएंगे तो अपने को ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। ये सूर्य का क्या बन गया, आभासी प्रतिबिंब बन गया। सूर्य उदय होने से पहले आभासी प्रतिबिंब बन गया, और सूर्यास्त होने के पश्चात भी क्षैतिज रेखा के ऊपर क्या बन गया, आभासी प्रतिबिंब। और क्षैतिज रेखा के ऊपर अगर सूर्य है तो अपने को दिखाई देगा। तो इस तरह की घटनाएं कितने समय तक होती है, सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व सूर्य दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसी तरह से सूर्यास्त के पश्चात 2 मिनट तक अपने को दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण दिन की अवधि में, दिन की अवधि में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है, 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपवर्तन के कारण दिन की अवधि में कितनी वृद्धि होती है। तो 4 मिनट की वृद्धि होती है, क्योंकि 2 मिनट सूर्य उदय होने से पहले दिखाई देने लग जाता है और 2 मिनट पश्चात तक ये दिखाई देता है। तो अपने पास क्या होता है कि इसमें 4 मिनट, यानी दिन जो है वो 4 मिनट बढ़ जाता है। किसकी वजह से, अपवर्तन के कारण। अब आता है अपने पास कि पानी से भरा हुआ जो टैंक है उसकी वास्तविक गहराई और आभासी गहराई, जैसे बाल्टी वाली बात कर ले अपने, ठीक है। पानी से भरे हुए टैंक की, पानी से भरे हुए टैंक की वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई, आभासी गहराई, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई क्या है। देखिए, ये अपने पास एक पानी से भरा हुआ टैंक है जिसकी वास्तविक गहराई h है। ये अपने पास पानी से भरा हुआ एक टैंक है जिसकी गहराई कितनी है, h है। अपने कहा था ना, बाल्टी पानी से भरी हुई है तो अपवर्तन के कारण उसका पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसके पेंदे में अपन मान लेते हैं O एक बिंब है, इससे एक प्रकाश किरण लंबवत निकलती है। जो लंबवत निकलती है वो अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधी निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो है वो B बिंदु पर आपतित होती है। B बिंदु पर अपने अभिलंब खींच देते हैं।
अब ये प्रकाश किरण, ये आपतित किरण हो गई, ये आपतन कोण आई बना रही है। अब ये सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हटेगी जाएगी। ये अपवर्तन कोण आर हो गया। अपने इसको यहां से देख रहे हैं। अब देखिए ये प्रकाश किरण अपने को कहां से आती हुई दिखाई देगी, यहां से आती हुई दिखाई देगी। तो इस O का प्रतिबिंब बन जाएगा I, O का प्रतिबिंब बन जाएगा I। अपने को ऐसे लिखा कि जैसे ये कहां से आ रही है, I से, तो ये इसकी आभासी गहराई हो जाएगी H डैश। ये कोण I है तो ये कोण भी I हो जाएगा, एकांतर कोण। ये R है तो ये कोण R हो गया, ये संगत कोण। अपने B बिंदु पर स्नेल का नियम लगा देते हैं। स्नेल के नियम से B बिंदु पर, किस पे, B बिंदु पर स्नेल का नियम लगाएंगे। पानी से हवा में जा रही है प्रकाश किरण, तो अपने इसको ऐसे लिखेंगे W म्यू ए इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा साइन I अपॉन साइन R। ये आगे समीकरण नंबर 1। अपने साइन I और साइन R का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAB में, OAB, इसमें अपने साइन I ज्ञात कर लेते हैं। साइन I इज इक्वल टू होता है अपने पास लंब बटा कर्ण। लंब में अपने पास क्या, AB, कर्ण अपने पास है OB। समीकरण नंबर 2। अब समकोण त्रिभुज ले लेते हैं अपने IAB। IAB में साइन R ज्ञात कर लेते हैं। साइन R इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब में अपने पास क्या, AB, और कर्ण अपने पास है IB। ये समीकरण नंबर आ गई अपने पास 3। समीकरण 2 और 3 से मान 1 में रख दें तो यह आ जाएगा W म्यू A इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा AB अपॉन OB इंटू अपने पास आ जाएगा IB अपॉन AB। AB से AB कैंसिल हो गया, ये अपने पास आ जाएगा IB अपॉन OB। समीकरण नंबर 4। देखिए ये A और B बिंदु निकट स्थित होते हैं। A और B बिंदु जो है वो निकट स्थित है। A और B बिंदु अगर निकट स्थित है तो IB जो लिखा है अपने, IB, इसको अपने लिख सकते हैं IA, और जो OB लिखा है OB को अपने लिख सकते हैं क्या, OA। तब अपने पास आ जाएगा W म्यू A इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा IA अपॉन OA। ये आगे समीकरण नंबर 5। IA का मान अपने पास है H डैश, OA का मान अपने पास है H, तो W म्यू A इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा H डैश अपॉन H। समीकरण नंबर 6। लेकिन अब देखिए यहाँ जो अपने पास W म्यू A का अपने पास मान नहीं होता, अपने पास तो मान होता है A म्यू W का। तो अभी अपने कांच की पट्टिका से अपवर्तन वाला जो फॉर्मूला निकाला था वो फॉर्मूला यहाँ काम में ले लेंगे। अपने जानते हैं क्योंकि W म्यू A जो होता है वो बराबर होता है 1/A म्यू W के, अभी लिखा था अपने। ये यूज करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, A म्यू W जो है वो बराबर आ जाएगा H/H डैश, यानी वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। वास्तविक गहराई बट्टा क्या आ जाएगा, आभासी गहराई। तो ये अपने पास आ जाएगा A म्यू W की जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी अपने पास, वास्तविक गहराई बट्टा आभासी गहराई। तो ये था अपने पास पानी से भरे हुए टैंक की वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई। अब आता है अपने पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हालांकि ये परावर्तन से संबंधित है, लेकिन अलग अलग बुक्स वाले कई बार इसको अपवर्तन में भी शामिल कर देते हैं। अपने इसको कर लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अपने डायग्राम से इसको अच्छी तरह से समझेंगे। ये अपने पास सघन माध्यम में पानी है मान लो, अपने इसकी अलग अलग स्थितियां लेते हैं। देखिए ये P बिंदु है, एक प्रकाश किरण आती है, ये आपतन कोण है I, ये अपवर्तन कोण हो गया R।
जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में गमन करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, मतलब आपतन कोण से अपवर्तन कोण जो है वो बड़ा होता है। अगर अपने आपतन कोण को और बढ़ाएं तो अपवर्तन कोण और बढ़ेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब अपने पास आपतन कोण के एक विशेष मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। ये अभिलंब, अब अपवर्तन कोण का मान क्या हो गया 90 डिग्री। एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया 90 डिग्री। इस विशेष आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण पर अपने पास अपवर्तन कोण का मान क्या हो गया 90 डिग्री। अगर अपने आपतन कोण को क्रांतिक कोण से भी बढ़ा दें तो क्या होगा, अगर अपने क्या करें आपतन कोण को इस क्रांतिक कोण से भी बढ़ा दें तब क्या होता है, दोनों माध्यमों के पृथककारी तल पर इस प्रकाश किरण का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है और वापस ये इसी माध्यम में गमन करती है। यानी ये I इज ग्रेटर देन क्या है C। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है और उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा है तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस गमन करती है। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त यह है कि प्रकाश किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करनी चाहिए। दूसरी जो शर्त है वो है कि I मस्ट बी ग्रेटर देन C। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब अगर अपने क्या करें, इस Q बिंदु पर स्नेल का नियम लगा दें। Q पर स्नेल का नियम लगाएं तो क्या आएगा, प्रकाश किरण पानी से किस में जा रही है, हवा में, तो W/A इज इक्वल टू साइन C, I किसके बराबर है C के, अपोन अपने पास आ जाएगा साइन R अपने पास कितना है 90। साइन 90 का मान 1, W/A इज इक्वल टू होता है 1/A/μW, 1/A/μW इज इक्वल टू साइन C। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, अगर अपने को क्रांतिक कोण का मान पता हो तो अपने अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। अपवर्तनांक अगर अपने को पता हो तो उन दो माध्यमों के लिए अपने क्या कर सकते हैं, क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अपवर्तन का एक पार्ट अपने पास ये था। वीडियो को अच्छी तरह से पूरा देखना। कहीं भी आपको समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करना, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू बच्चे, बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तैयारी कीजिए। थैंक्स अगेन।